प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के छठे चैप्टर जैव प्रक्रम के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो लेक्चर के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज हम कौन कौन से टॉपिक जो है इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मनुष्य में श्वासोच्छ्वास और श्वसन ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों में अंतर क्या है। यानी श्वसन जो है वो श्वासोच्छ्वास से किस तरह से भिन्न है। इसके अलावा एक वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में हम पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच में अंतर जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम श्वासोच्छ्वास के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। या हम एक आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम सांस लेना भी कह सकते हैं उसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है, इसको अगर थोड़ा विज्ञान की भाषा में हम कहें तो जीव और वातावरण के बीच में जो गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम जीव मनुष्य माने, वातावरण आपको पता ही है। तो मनुष्य और वातावरण के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है कि ऑक्सीजन जो है वातावरण से मनुष्य में या जीव के शरीर में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो जीव के शरीर में जो भोजन के ऑक्सीकरण से बनी है वो वातावरण में वापस जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास के जो है दो पार्ट हम कह सकते हैं, एक तो अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। अब अंतःश्वसन क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन वाली वायु यानी ऑक्सीजन मिश्रित वायु को अंदर लिया जाता है और उच्छ्वसन में जो भोजन के ऑक्सीकरण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले वायु को बाहर फेंक दिया जाता है शरीर से। ओके, तो उसको हम बोलते हैं उच्छ्वसन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि श्वासोच्छ्वास के जो है दो पार्ट होते हैं, एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। तो दोनों के अंदर हम और भी अंतर देख सकते हैं, क्या क्या अंतर इसमें होते हैं। अब देखिए, अगर हम अंतःश्वसन की बात करें और फिर हम उच्छ्वसन की बात करेंगे। अंतःश्वसन के दौरान, अब अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है, इसके लिए जो है आप एक एक्सपेरिमेंट अभी बैठे बैठे कर सकते हैं। किसी भी उसमें आपको औजार की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए कि अपनी छाती पर हाथ रखिए और अंदर सांस खींचिए। क्या हुआ कि देखिए, आप देख सकते हैं कि जो वक्ष है हमारा, छाती की जो गुहा है वो एकदम से फैल गई है। तो हम ये जो चीज आपके साथ यहाँ पर घटित हो रही है अंदर सांस ले जाने पर, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए कि अंतःश्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है। यानी वक्ष यानी छाती की जो गुहा है हमारी, कैविटी है, एकदम से फैल गई है। और साइड में पसलियां देखिए, पसलियों से संलग्न पेशियां जो है वो सिकुड़ जाती है। ओके, और वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। वक्ष मतलब जो ऊपर का जो छाती का जो हिस्सा है वो एकदम देखिए ऊपर उठ गया है और बाहर की ओर निकल जाता है। तो वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है। जो अंदर जो छाती का जो कैविटी है, अंदर गुहा जो है उसमें वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। ओके, तो आप सांस को अंदर खींच के और ये चीज सारी महसूस कर सकते हैं। उसके बाद सांस छोड़ दीजिए। सांस छोड़ने के बाद क्या हुआ कि वक्षीय गुहा जो अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। पसलियों की जो पेशियां हैं वो ढीली पड़ जाएगी, शिथिल पड़ जाएगी, नॉर्मल सी हो जाएगी। उसके वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु दाब बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ओके, तो इस तरह से हम अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में जो अंतर बता सकते हैं। अब उसके बाद आता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन को हम सिंपल भाषा में श्वसन कहते हैं। ओके, तो अब ये कोशिकीय श्वसन क्या है।
अब देखिए कि पिछले लेक्चर में हमने पोषण की बात की थी, और पोषण प्रक्रिया में जो हम भोजन अंदर लेते हैं, उस भोजन का विखंडन जो है कोशिकाओं में होता है, और वहां से क्या पैदा होता है, एनर्जी पैदा होती है जो विभिन्न जैव प्रक्रमों में यूज होती है। तो कोशिकाओं में भोजन का विखंडन करके और उसे ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन, या नॉर्मली हम श्वसन इसको कह देते हैं। ओके, तो जो मैंने समझाया आपको वो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे दिखा भी दिया है कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अभी देखिए कि जैसे मैंने कोशिकीय श्वसन से पहले आपको श्वासोच्छ्वास समझाया था कि जीव और वातावरण के बीच में जो है गैसों का विनिमय जो है वो क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और श्वसन कोशिकाओं में जो भोजन का विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास दोनों ही भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर आप श्वासोच्छ्वास की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अगर इसमें अंतर बताना हो तो ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें विसरण प्रक्रिया द्वारा जीव तथा वातावरण के बीच में गैस का विनिमय होता है। और गैस कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये दूसरी तरफ थोड़ा अलग से लिखा गया, श्वासोच्छ्वास किसमें होता है, फेफड़ों में होता है। अब देखिए आप यहाँ पर तो श्वासोच्छ्वास के बारे में बता चुके हैं, और अब श्वसन प्रक्रिया के बारे में बता दीजिए कि इसमें गैस का विनिमय तो होता ही है, गैस का आदान प्रदान तो होता ही है, साथ में भोजन का ऑक्सीकरण भी होता है और ऊर्जा निकलती है। ठीक, और श्वासोच्छ्वास जैसे फेफड़ों में होता है और श्वसन का होता है कोशिकाओं में होता है। ओके, अब आगे देखिए कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीव क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके ऊर्जा प्राप्त करने के जो पथ हैं वो अलग अलग हैं। अब उन्हीं पथों को हमने डिस्कस करना है, उन्हीं जो वेज ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो सॉरी, जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त करने के जो अलग अलग तरीके हैं उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। किसकी बात करते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6, 6 कार्बन होते हैं। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक, अगर फार्मूला ना याद हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं, 6 होते हैं। अब ग्लूकोज जो है इसकी कोशिका द्रव्य में जो है विखंडित हो, कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज क्या है, विखंडित हो जाता है, और एक 3 कार्बन परमाणु वाला एक पदार्थ बनाते हैं जिसको हम पायरूवेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरूवेट। ये 3 कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन अणु, वैसे तो परमाणु होता है लेकिन ये अणु लिख सकते हो आप यहाँ, और इसमें ऊर्जा भी निकलती है। अब इतना प्रोसेस तो हर एक जीव में होता है, हर एक जो हम 3 वेज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, 3 पथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तीनों में इतना काम तो होता ही होता है कि कोशिका द्रव्य में 6 कार्बन अणु वाला ग्लूकोज जो है वो 3 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में बदल जाता है। अब देखिए कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जैसे कोई किण्वन क्रिया होती है, फर्मेंटेशन क्रिया जो होती है, जिसमें जैसे ये हम अल्कोहल वगैरह का उत्पादन करते हैं, उस दौरान जो है एक यीस्ट। अब देखिए यीस्ट क्या होता है, इसको एक आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान सकते हो, एक सूक्ष्म जीव मान सकते हो। ठीक है, तो यीस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर इस अभिक्रिया के दौरान
ऑक्सीजन तो मिलती नहीं है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है यहाँ पर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में क्या होता है कि पायरुवेट जो है वो बिना ऑक्सीजन के ही किसमें चेंज हो जाता है, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक, और क्या बनाएगा, प्लस ऊर्जा जो है वो पैदा करेगा। तो देखिए इस तरह से वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज ने क्या दे दी, हमें ऊर्जा दे दी है। तो इस टाइप से जो श्वसन जो होता है उसको हम अवायवीय श्वसन कह सकते हैं। कौन सा श्वसन कह सकते हैं, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तो क्या होता है। यहाँ तो ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, अब अगर ऑक्सीजन उपस्थित हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो जो हमारी कोशिका का एक अंदर अंग होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि ये पायरुवेट जो है वो किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो ऊर्जा की मात्रा है वो इसके बजाय काफी ज्यादा होती है। ओके, अब मैं एक तरीका आपके सामने और भी डिस्कस करूंगा कि जैसे हमारी पेशी कोशिकाएं होती है, हमारे जो मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती है, कई बार उसमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन होती तो है लेकिन कम होती है। ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। अभाव क्यों हो जाता है कि उदाहरण के लिए जैसे मान लिया हमें कोई हार्ड वर्क करना पड़ गया, वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम हम करते हैं कि जैसे कोई वजन उठाया हमने या ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उस दौरान मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं हो पाती। ऑक्सीजन तो अपने रेट से आ रही है, लेकिन यहाँ पर जब हम वर्क करते हैं तो ऑक्सीजन की ज्यादा, ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर होती नहीं है, तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन के अभाव से हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं, पेशी कोशिकाएं, उसमें क्या होता है कि पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में न बदल करके किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, और यहाँ पर आपको ऊर्जा भी मिलती है। ठीक, तो उसी वजह से क्या होता है कि हमारे जो मांसपेशियां हैं उसमें थोड़ा सा दर्द भी महसूस हमें होता है। लेकिन जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो उस दौरान क्या होगा कि लैक्टिक एसिड को जो है वापस ऑक्सीजन लेकर के आगे फिर इस प्रोसेस को पूरा कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी को। यहाँ ऊर्जा कम मिलती है, और फिर जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो फिर ऊर्जा हमें और भी मिलती है। ओके, तो इसी वजह से जब हम हार्ड वर्क करते हैं, कोई मेहनत वाला काम ज्यादा करते हैं, हमारा शरीर जब थका हुआ होता है, तो मतलब कि वहां पर पेशी कोशिकाओं में जो है अवायवीय श्वसन हो जाता है। और जब हम गर्म पानी से जैसे बॉडी के ऊपर डालते हैं या नहाते हैं, तब ये रिएक्शन जो कंप्लीट होती है और इस लैक्टिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में
वापस चेंज हो जाता है और हमारी थकावट जो है दूर भी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर मेरा मकसद जो है इन 3 टाइप्स की जो है उन इन 3 टाइप्स को डिस्कस करना था, जिसमें हम ग्लूकोज से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब इसमें ये जो पहले 2 टाइप है, ये अवायवीय श्वसन है और ये वायवीय श्वसन कहलाता है। अब देखिए कि जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है वो मैंने यहाँ पर नोट्स में भी जो है एज इट इज ये बना दिया है। या 3 वायु की बजाय 3 कार्बन आएगा, 3 कार्बन अणु है, तो बाकी ठीक है इसमें। अब देखिए कि जो चीज मैंने पढ़ाई है उसको यहाँ पर मैंने सिंपल भाषा में लिख भी दिया है कि एक जो 3 पार्ट मैंने बताए तीनों को यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया है। अब देखिए कि हमें ये तो पता लग गया कि ये 3 मेथड है जिससे हम ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कि ये ऊर्जा प्राप्त करने के बाद क्या होता है कि जो श्वसन द्वारा जो ऊर्जा मोचित होती है, जो ऊर्जा पैदा होती है, वो उसी टाइम एटीपी नाम का एक अणु बना लेती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, लेकिन आपने इसका एटीपी ही याद रखना है। तो ये एटीपी नाम का एक अणु बना लेती है। संश्लेषण का मतलब बनाना होता है कि कोशिका श्वसन के दौरान जो ऊर्जा पैदा होती है वो क्या कर लेती है, एटीपी नाम का एक अणु संश्लिष्ट कर लेती है, बना लेती है, ठीक, जो अन्य कोशिकाओं के लिए एक ईंधन की तरह से प्रयुक्त होता है। ईंधन की तरह का मतलब ईंधन क्या करता है, जैसे जब भी जरूरत पड़ती है ईंधन ऊर्जा दे देता है। तो जैसे कोशिका की अन्य जो भी क्रिया होती है और जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एटीपी जो विखंडित होकर के वापस कोशिका को क्या दे देता है, ऊर्जा दे देता है, जिसके वजह से कोशिका के अंदर जो भी एंडोथर्मिक क्रिया होती है, जो भी आंतरोष्टमी यानी ऊर्जा की जरूरत वाली जो क्रियाएं होती हैं वो पूरी हो जाती है। ओके, कि आंतरोष्टमिक क्रियाओं का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जिसको पूरी होने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़े, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, आंतरोष्टमिक क्रिया कहते हैं। तो आंतरोष्टमिक क्रियाओं को किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जो कौन देगा, एटीपी देगा। ओके, तो यहाँ पर एटीपी क्या है कि जो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो क्या बना लेगी, एटीपी बना लेगी, और जब भी कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होगी एटीपी क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा और इसको ऊर्जा वापस दे देगा। अब देखिए एटीपी के बारे में थोड़ा सा बुक में और डिटेल दिया हुआ है कि जब भी ऊर्जा, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि एटीपी क्या है, कोशिकीय प्रक्रमों में एटीपी क्या है, ऊर्जा मुद्रा है। मुद्रा जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे मुद्रा से हम कोई चीज ले सकते हैं और अगर बेचें तो मुद्रा हमें मिल जाता है, ठीक उसी तरह का काम जो है वो एटीपी करती है कि जब एनर्जी हमारे पास है तो उस एनर्जी से हम ये एटीपी बना सकते हैं, जब एनर्जी की जरूरत हो तो एटीपी विखंडित हो जाती है। ओके, तो ये चीज समझाई गई है यहाँ पर कि किस तरह से जो है एटीपी विखंडित होकर के क्या करती है और बनता कैसे है। तो देखिए वास्तव में एक एडीपी होता है, एडीपी, डी फॉर डाई, पी फॉर फास्फेट, ठीक, डाई मीन्स होता दो, डाई मीन्स दो, और एटीपी में टी फॉर ट्राई, पी फॉर फास्फेट, ट्राईफॉस्फेट। ओके, जब हमारे पास ऊर्जा होती है तो डाईफॉस्फेट एडीपी, ये एडीपी ऊर्जा लेकर के क्या करता है, एक फास्फेट अपने साथ जोड़ लेता है और एडीपी किस में चेंज हो जाएगा, एटीपी में चेंज हो जाएगा, ट्राईफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, ठीक। और जब ऊर्जा की जरूरत पड़ी तो ट्राईफॉस्फेट क्या करेगा, एक वापिस फास्फोरस छोड़ देगा और एडीपी में चेंज होता रहेगा, ठीक। और अब बताया गया है कि जब जल का उपयोग करने के बाद
एडीपी के अंदर जब अंतस्थ फास्फेट जो है एटीपी के का जो एक फास्फेट जो खंडित होता है तो 30 किलो जूल पर मोल जो है इतनी ऊर्जा पैदा होती है। ओके, तो अगर आप सिंपल देसी भाषा में बोले तो एटीपी जो है एक बैटरी का काम करता है। जो डिस्चार्ज होता है तो एडीपी बन जाता है, चार्ज होता है तो एटीपी बन जाता है। ठीक, जो चार्ज हो गया यानी इसको एनर्जी मिल गई। एनर्जी कब मिली? जब इसके साथ फास्फोरस जुड़ गया, एटीपी बन गया। डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर फास्फोरस टूट गया और एडीपी बन गया। ओके, नॉर्मल भाषा में ये समझ सकते, लेकिन साइंस की भाषा में आपने वही लिखना जो मैंने यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है। अब आगे देखिए कि अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन और आक्षी श्वसन या जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोनों चीज हम पढ़ ही चुके हैं कि अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होती, जबकि आक्सीकरण श्वसन में ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित होती है और श्वसनीय पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी नहीं है या अनुपस्थित है तो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम प्राप्त होती है, यानी 2 यूनिट 2 एटीपी ऊर्जा ही मिलेगी, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वायवीय श्वसन के अंदर जो है 36 से 38 एटीपी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। और इसमें अंतिम उत्पाद जैसे कार्बनिक यौगिक बनते हैं, जैसे अल्कोहल बन गया, और इसमें जो अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। अब अवायवीय श्वसन किसमें होता है? जो निम्न पादप होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, उसमें इस टाइप का श्वसन पाया जाता है, जबकि आक्सी श्वसन जो है या वायवीय श्वसन जो है उस्तर पादपों में, जीवों में जो है वो मिलेगा। ठीक, इसके अलावा ये जो रिएक्शन है इसमें ग्लूकोज जो है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में चेंज हो जाता है, जबकि वायवीय के अंदर ग्लूकोज जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा में चेंज होता है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके, ताकि अगर आपको कोई कमी लगी हो तो मैं अगले लेक्चर में सुधार कर सकूं। ओके, और इससे अगले लेक्चर में हम श्वसन तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।